हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता है, स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय भर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय भर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय भर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमें का है गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास हेलो 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 हेलो। अपना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल मेरे यारों? उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मेरे यारों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग ज्योत्साना, वेरी गुड मॉर्निंग सीमा, वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग एएम, वेरी गुड मॉर्निंग सागर, शिवानी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया। कभी कवाली भी लगा दीजिए। ओके जी, कवाली भी लगा देंगे जी, कोई बात नहीं जी, कवाली लगा देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग जी। चलो आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ जी। अच्छा, आई होप आपने कल वाली क्लास देख ली होगी। कल वाली क्लास मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म मतलब रिकॉर्ड करके डाली थी। कल वाली क्लास हमारी लाइव नहीं हुई थी
और कल वाली क्लास में कुछ केस स्टडी हमने डिस्कस की थी, और आई थिंक वो मैंने आपके ग्रुप में डाल दी थी केस स्टडी। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो मैंने आपके ग्रुप में डाली थी नहीं डाली थी, बट कल हमने केस स्टडी डिस्कस की थी, ठीक है ना। कल हमने केस स्टडी डिस्कस की थी। अब आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, आज वाली क्लास में सेक्शन 7 हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 7 हम पूरा खत्म करेंगे विद केस स्टडी जो होगा। आज हम सेक्शन 7 यहां पे कंप्लीट कर देंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अगर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआरपी इनिशिएट करना चाहता है तो वो कैसे इनिशिएट करेगा, वो सारी की सारी बातें सेक्शन 7 में, और सेक्शन 7 आज वाली क्लास में हम खत्म कर देंगे। अच्छा, नहीं डाली थी केस स्टडी, ठीक है, तो मैं एक बार आपकी केस स्टडी फिर मैं सेक्शन 7 की डाल दूंगा। हाँ जी, एक बार फिर मैं यहाँ पे आपकी केस स्टडी यहाँ पे डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे अभी अभी चलो मैं डाल दूंगा, क्लास के बाद डाल दूंगा, ठीक है, मैं क्लास के बाद डाल दूंगा, ठीक है। चलो, लेक्चर और पीडीएफ नहीं डाली, नहीं लेक्चर तो हो चुका है। लेक्चर तो आपको मैंने कल ऑडियो आईबीसी वाले ग्रुप में ऑडियो बना के डाल दिया था, अगर आप ग्रुप में एक्टिव होंगे तो लेक्चर हमारा कल हो चुका है। मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर भी है और अरुण सर के चैनल के ऊपर भी है, आप कहीं से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो लेक्चर तो डाल दिया था, ठीक है ना। अरे लेक्चर, ओए नालायक, एक तो पहले नाम पूरा लिखो। ए एम का मतलब क्या समझू मैं, बताओ। ए एम का मतलब आवारा हूं, आवारा हूं। आ जाओ इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब सेक्शन 7 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे। सेक्शन 7 के अंदर अभी तक हमने यहाँ पे 7.1 हमने डिस्कस कर लिया था। 7.1 ये बात कहता है कि पहली बात आपका डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट आपका 1 करोड़। लेक्चर तो नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला लेक्चर। एक बार चैनल के ऊपर ना जाके देख लो, फिर एक बार आप लोग एक बार चैनल के ऊपर जाके लाइव फोल्डर में ही देखो, कल 20 घंटे पहले का लेक्चर डला हुआ है। अब तुम देखोगे नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा, नालायक। एक बार जाके देखो तो सही, लेक्चर डला हुआ है। अब आप जाके नहीं देखोगे तो कैसे पता लगेगा, बताओ ना। लेक्चर डला हुआ है जी। चलो अब इधर सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं करनी। अब एक बार यहाँ पे 7.1 तो हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है ना। 7.1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। 7.1 के बेस पे कल वाली क्लास पे हमने सारी केस स्टडी जो डिस्कस की हैं वो 7.1 के बेस पे की हैं। तो एक बार कल वाली क्लास भी जरूर देख लेना। कल वाली क्लास में जितनी भी केस स्टडी हमने डिस्कस की हैं वो 7.1 के बेस पे की हैं। अब आज वाली क्लास में हमें 7.2 यहाँ पे डिस्कस करना है, और यहां से हमारा 7.2 स्टार्ट हो रहा है। इधर देखो ध्यान से जी, अब यहां से हम 7.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक बार 7.2 के ऊपर आओ जी। अब 7.2 किसका है, वो कह रहा है एप्लीकेशन टू बी मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस। मतलब पहली बात तो कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करनी है और कितनी फीस हमें यहां पे जमा करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब यहां पे चेक करो, 7.2 कह रहा है 7.2 ऑफ द कोड स्टेट दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पेन्ड विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब जो भी रूल्स में लिखा होगा उतनी फीस हमें यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी, और उस फॉर्म के अंदर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो अब फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआरपी को एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा तो क्या फॉर्म नंबर होगा, क्या फीस होगी, वो सारी बातें आपके रूल्स में लिखी हैं। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। अगर मैं अब रूल्स की बात यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं रूल्स हमारा क्या निकल के आ रहा है। ये सारी केस स्टडी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आओ, देखो जी। अब वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016 स्पेल आउट द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड एज फॉलोज। अब यहाँ पे एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो रूल नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। तो ये सारी बातें रूल नंबर 4 के अंदर है। ये सारी बातें किसमें है, रूल नंबर 4 के अंदर है। अब चेक करो वो क्या कह रहा है। कह रहे हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली, मतलब या तो वो खुद या जब फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली एप्लीकेशन डालेंगे अलोंग विद प्रिस्क्राइब फी shall make an application for initiating the CIRP against a corporate debtor under section 7 of the code in form number 1। तो पहली बात तो हमारा फॉर्म नंबर 1 होगा, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन जाएगी वो फॉर्म नंबर 1 के अंदर जाएगी। बस ये पर ध्यान दो।
इट मीन्स अगर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर डाल रहे हैं तो भी वो फॉर्म नंबर फाइल करेगा, वन फाइल करेगा, और अगर मोर देन वन फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली डाल रहे हैं तो भी वो एक ही फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 1। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर 1 है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर 1 एप्लीकेशन डालेगा तो फॉर्म नंबर 1 में डालेगा। अब अगर मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर 1 है, फाइनेंशियल क्रेडिटर 2 है, फाइनेंशियल क्रेडिटर 3 है, ये तीनों मिलके अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जॉइंटली डाल रहे हैं, तो इन तीनों को अलग अलग फॉर्म नंबर 1 नहीं फाइल करना, इन तीनों को एक ही फॉर्म नंबर 1 जो है वो फाइल करना है, बस ये पर ध्यान दो। और फीस भी एक ही बार जमा करानी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, आगे आगे डिस्कस करेंगे, 25,000 की फीस है तो ये 75,000 की फीस जमा कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर एक ही फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 1 होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर वो क्या कह रहे हैं जी, कह रहे अकम्पेन्ड विद द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर देयरइन एंड एज स्पेसिफाइड इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1, जो सब रूल 1 में एप्लीकेशन जा रही है, इज एन असाइनी और ट्रांसफरी, मतलब जो एप्लीकेशन डाल रहा है वो असाइनी है, ट्रांसफरी है। असाइनी और ट्रांसफरी का मतलब क्या है, जिसको वो डेट असाइन किया गया। याद है फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, या तो जिसको अपने पैसा देना हो, या जिस मतलब अगर मैंने वो डेट किसी को असाइन कर दिया तो सामने वाला असाइनी जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने डेट असाइन कर दिया था, तो जो असाइनिंग है और जो मतलब ट्रांसफरी है वो एप्लीकेशन डाल रहा है, तो बात उसकी कर रहे हैं। कह रहे हैं वेयर द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 इज एन असाइनी और ट्रांसफरी ऑफ ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, द एप्लीकेशन शैल बी, पहली बात मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ध्यान रखना, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, शैल बी अकम्पेन्ड विद ए कॉपी ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसफर असाइनमेंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन टू द डिमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट और ट्रांसफर, मतलब ये प्रूफ आपको जमा करवाना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन ने ये डेट को असाइन किया। तो जो भी असाइनमेंट की कॉपी होगी वो असाइनमेंट की कॉपी आपको जमा करवाना जरूरी है। अगर आप असाइनमेंट की कॉपी आप जमा नहीं कराएंगे तो वो एप्लीकेशन जो होगी वो डिफेक्टिव एप्लीकेशन होगी, वो वैलिड एप्लीकेशन नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर वो कह रहा है एप्लीकेशन शेल सर्व ए कॉपी, मतलब ये भी मैंडेटरी है जी, ये भी ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। The application shall serve a copy of application to the registered office of the corporate debtor and the board by registered post, speed post or by hand or by electronic means before the NCLT, मतलब NCLT के पास एप्लीकेशन डालने से पहले आपको ये एप्लीकेशन जो है कॉर्पोरेट डेटर का जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो IBBI है, इन दोनों को भेजना जरूरी है। मतलब आप डायरेक्टली एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन इनिशिएट करने से पहले वो कॉपी जो है वो इन दोनों के पास जानी जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। कह रहे इन केस द एप्लीकेशन इज मेड जॉइंटली बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर दे मे नॉमिनेट वन अमंगस्ट देम टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, मतलब अगर जॉइंटली एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो फिर उनको एक पर्सन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पे सबको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उन 5 में से एक बंदे को ऑथराइज करना पड़ेगा जो उन 5 के बिहाफ पे काम करेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद फीस कितनी होगी, कह रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर शुड सबमिट द एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी एज पर द एप्लीकेबल रूल्स प्रोसीजर ऑफ द रेलिवेंट एजुकेटिंग अथॉरिटी अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस 25,000, 25,000 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी इंडियन रुपीज में। ठीक है जी, पे एन अकाउंट्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पेबल इन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई, मतलब यहां पर पेबल होगी। तो आपको कहां पेबल होगी वो मैटर नहीं है, 25,000 रुपए की फीस हमें देनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो 2 चीज ध्यान रखना, फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 1 है और 25,000 रुपए की फीस हमें एप्लीकेशन के साथ में देनी है। और अगर ये एप्लीकेशन डालने वाला असाइनी है या ट्रांसफरी है तो उसको असाइनमेंट या ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट है वो भी साथ में देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो फिर डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश विद द एप्लीकेशन, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं उस एप्लीकेशन के साथ में। तो सेक्शन 7(3) ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश, अब एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या फर्निश करना है, रिकॉर्ड्स ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और सच अदर रिकॉर्ड्स और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज बी स्पेसिफाइड। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब आप एप्लीकेशन के साथ में जमा कराओगे तो आपको रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, मतलब एक्चुअल में डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ भी आपको जमा कराना है। और वो प्रूफ आप कहां से लोगे? आईयू से लोगे। वो प्रूफ कहां से लोगे? आईयू से लोगे। आईयू समझ गए ना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो पूरा का पूरा डेटा स्टोर करती है।
तो उसने बोला रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद आईयू और सच अदर रिकॉर्ड्स और एविडेंस डिफॉल्ट एज मे बी स्पेसिफाइड। अब वो कह रहे हैं द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताना है, प्रपोज्ड टू एक्ट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आगे जाके एज ए आईआरपी की तरह काम करेगा। ये आपको एप्लीकेशन के साथ में ही नाम बताना जरूरी है। और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब बोर्ड ने क्या क्या स्पेसिफाई की है ये देखो यहां पे जी, नीचे आपको रेगुलेशन दे रखी है। कह रहा है आईबीबीआई रेगुलेशन 2016 प्रोवाइड इन रेगुलेशन 2A फॉर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर इट स्टेट दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज नंबर ए, ये रहा फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज नंबर ए सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कोड फाइनेंशियल क्रेडिटर मे फर्निश एनी ऑफ द रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट नेमली, मतलब इनमें से कोई भी एक चलेगा, सारे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं जब मैं तुम्हें भी केस स्टडी कराऊंगा तुम वहां पे गलती करोगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सेक्शन 7 में से केस स्टडी फॉर्म के अंदर आ जाएंगी। तो ये बात ध्यान देना, यहां पर उन्होंने मे वर्ड लिखा है, शेल वर्ड नहीं लिखा, मतलब उनको ये सब प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, इनमें से अगर एक प्रूफ भी होगा तो काम चल जाएगा। कौन कौन से प्रूफ? तो उसने बोला पहला सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्री इन द रेलिवेंट अकाउंट इन द बैंकर्स बुक्स, मतलब कोई बैंकर्स की बुक में सर्टिफाइड कॉपी जमा करा दो कि हाँ भाई आपने पैसे दिए थे, ठीक है ना, एक्चुअल ट्रांसफर किया था, वो कॉपी आप जमा करा दो। डिफाइन इन क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1991। फिर एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्राइब्यूनल दैट हैज एडजुडिकेटिंग अपॉन द नॉन पेमेंट ऑफ डेट, या किसी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका हो या किसी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ चुका हो कि हां तुमने डिफॉल्ट किया है, वेयर द पीरियड ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर हैज बीन एक्सपायर, और अब तुम्हारे पास अपील करने का मतलब जो टाइम था वो भी खत्म हो चुका है। तो 3 चीजें ध्यान रखना, पहला या तो आईयू से प्रूफ कर सकते हो, अगर आईयू से प्रूफ नहीं कर पा रहे तो सर्टिफाइड कॉपी जो बैंकर्स की बुक की है वो दिखा दो, अगर उससे प्रूफ नहीं कर पा रहे तीसरा फिर गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है वो हमें दिखा दो। इन तीनों में से कोई भी एक दिखा दोगे तो हम मान लेंगे कि एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है। ये तीनों जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा तो हम ये मान लेंगे डिफॉल्ट एक्चुअल में हुआ है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो टाइम फ्रेम फॉर असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, कितना टाइम मिलेगा जी। सेक्शन 7(4) ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट टाइमलाइन फॉर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, मतलब या तो वो एक्सेप्ट करेगी या वो रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन। अब वो कह रहे हैं एनसीएलटी शेल विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2, जब सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन मिली, असर्टेन क्या असर्टेन करेगी? एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट है कहां से? फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ आईयू और ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय एफसी अंडर सब सेक्शन 3। वही बात कहना चाह रहे हैं, मतलब या तो आईयू से या अदर एविडेंस से। और जब इन्होंने बोला अदर एविडेंस से तो अदर एविडेंस में आपके 2 पॉइंट निकल के आते हैं, एक तो बैंक एंट्री और दूसरा फिर वो यहां पर क्या बोल रहा है किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर। तो इन तीनों में से किसी भी एक से प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई डिफॉल्ट। प्रोवाइडेड दैट इफ एनसीएलटी हैज नॉट असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड पास एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 5 विद इन सच टाइम इट शेल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर द सेम। पता क्या कहना चाह रहा है? कह रहा मान लो आपने यह सर्टेन नहीं कर पाए कि डिफॉल्ट हुआ है और आपने सब सेक्शन 5 में ऑर्डर पास कर दिया, अभी हम कर रहे हैं 4, 5 है रिजेक्शन का, मतलब आपने देखा भाई हाँ भाई डिफॉल्ट नहीं हुआ, किसी बात से प्रूफ नहीं हो रहा कि डिफॉल्ट हुआ है, तो आपने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पे गवर्नमेंट कह रहे कि जब तुमने रिजेक्ट किया तो आपको रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, कि हाँ भाई आयु से मैच नहीं हो रहा था, आपने सर्टिफाइड कॉपी हमें जमा नहीं कराई थी, या वो सही नहीं थी, या कोई किसी कोर्ट का ऑर्डर आपने हमें नहीं दिया था। ये बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की है। डिसीजन क्राइटेरिया फॉर द एनसीएलटी इज वेदर डिफॉल्ट एग्जिस्ट और नॉट। अब देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है द टाइम 14 डेज इज डायरेक्टली नॉट मैंडेटरी, मतलब ऊपर 14 डेज की टाइम लिमिट है ना, वैसे वो डिले भी हो सकती है। ये लिखा जरूर यहां पर शेल है, बट हम शेल को शेल नहीं रीड करके चलेंगे, शेल को मे रीड करके चलेंगे। ये रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट मान के चलना, मैंडेटरी मत मानना, इससे ऊपर टाइम भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है।
उसके बाद देखो फिर अगला क्या है, एडमिशन और रिडक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी। अब ये 7.5 आ गया देखो। अब अगर अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.5 वेयर द एनसीएलटी सेटिस्फाइड दैट, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड हो जाता है क्या, ए डिफॉल्ट है अकर, डिफॉल्ट हुआ है, एंड एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट, एप्लीकेशन भी कंप्लीट है, देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी, आरपी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन। 3 बातें होनी चाहिए, पहला आपने प्रूफ कर दिया और डिफॉल्ट हुआ है, फिर बीच में एंड है कि एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो, और फिर बीच में एंड है कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन एनसीएलटी एडमिट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। डिफॉल्ट हुआ हो, ये बात प्रूफ हो चुकी हो। सेकंड कंडीशन फिर यहां पे निकल के आ रही है कि जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई वो पूरी कंप्लीट हो। तीसरी कंडीशन फिर यहां पे निकल के आ रही है कि जो आपने आरपी का नाम दिया, जो आगे जाके आईआरपी बनेगा, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ना चल रही हो। अब गवर्नमेंट कह रही है या तो अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ, या आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, या उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर वो रिडक्शन का ऑर्डर पास करेगा। भाई इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट एनसीएलटी बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर क्लोज बी, अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं क्लोज बी, ठीक है ना, of subsection 5 give a notice to the applicant to rectify the defect in his application within 7 days of receipt of such notice from the NCLT। जब उसको NCLT से नोटिस मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर वो रेक्टिफाई कर सकता है। मतलब जो ऊपर वाले जितने भी क्लोज हैं, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल एनसीएलटी से पहले हमें रजिस्टर्ड पर्सन और आईबीबीआई को एप्लीकेशन डालनी थी, मैं देना भूल गया, तो नो डाउट ये एप्लीकेशन सही नहीं है, बट इसको हम बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसने बोला, सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है कि भैया जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको हम रेक्टिफाई करने का भी टाइम देंगे। जब एनसीएलटी ने तुम्हें एप्लीकेशन दी, जब तुमने रिसीव की, वहां से 7 दिन के अंदर तुम इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जी 7.6 कहता है वेयर द कॉर्पोरेट सीआईआरपी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट एडमिशन, सबसे मेन बात है एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5, मतलब जिस दिन से उसने एप्लीकेशन एडमिट कर ली उस दिन से आप ये मान के चलो कि सीआरपी कमेंस हो गई। तो जिस दिन से एप्लीकेशन एडमिट कर ली है उस दिन से सीआरपी कमेंस हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। तो सेक्शन 512 ऑफ द कोड define insolvency commencement date which mean the date of admission of an application for initiation CRP by NCLT under 7, 9 और 10 as the case may be। ठीक है जी भाई, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जहां पर एडमिट कर ली, चाहे वो 7 में करी, 9 में करी या 10 में करी। टाइमलाइन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय एनसीएलटी, जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया वो कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा कि हमने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है या रिजेक्ट की है। देखो क्या कह रहे हैं, 7 मेक इट मैंडेटरी फॉर एनसीएलटी, ये मैंडेटरी है कम्युनिकेट करना, द ऑर्डर ऑफ एडमिशन जब एडमिट कर ली विद इन 7 days ऑफ डिसीजन ऑफ एडमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 5 टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। मतलब जब एडमिट किया उसके 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट कह रही है फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को, ये दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया। अच्छा, अगर रिजेक्ट कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है फिर कॉर्पोरेट डेटर को तो कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई कॉर्पोरेट डेटर को हमने कम्युनिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को हम यहां पे कम्युनिकेट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब उस वाले केस में दोनों को कम्युनिकेट करेंगे अगर एडमिट हो चुकी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अब केस चलना है, और अगर एप्लीकेशन ही एडमिट नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट कह रही है ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर को हम यहां पे कम्युनिकेट करेंगे और किसी को हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सातों सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन 7 के, इसको गलती से भी लाइटली मत ले लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको याद आ रहा हो रेगुलर बैच में इसका हमने एक डायग्राम बनाया था, मतलब जो ही हमने 7 सबसेक्शन अभी पैराग्राफ फॉर्म के अंदर पढ़े हैं, इसको हमने डायग्राम फॉर्म में थोड़ा सा समझा था, अगर आपको याद आ रहा हो। एक तरफ मैंने फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाया था, एक तरफ फिर मैंने एनसीएलटी बनाया था, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन डाली थी, फिर यहाँ पे अगले क्लोज हमने लिखे थे, फिर वहां पे इस तरह से पूरा डायग्राम फॉर्म के अंदर हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो सातों सबसेक्शन आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब इधर देखना ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या हमें पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे एक बार आओ जी, तो सबसे पहला पॉइंट अब यहां पे एक बार चेक करते हैं कि यहां पे लिखा क्या हुआ है। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी,
अब यहां पे एक बार सारे बच्चे चेक करना। कह रहा है एबीसी बैंक सैंक्शन ए लोन 50 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया टू XYZ लिमिटेड दैट इज कॉर्पोरेट डेटर। आफ्टर 3 ईयर एबीसी बैंक असाइन, ध्यान से असाइन द एंटायर लोन टू फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC प्राइवेट लिमिटेड। ARC इंटेंडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अगेंस्ट XYZ लिमिटेड। भाई लोन असाइन कर दिया, जिसको लोन असाइन किया अब वो एप्लीकेशन डालना चाह रही है फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। हाउएवर while filing the application the ARC only submit the loan sanction letter, bank statement and default proof from XYZ limited. The ARC does not attach the copy of assignment agreement executed with ABC limited. जो assignment agreement है वो साथ में सबमिट नहीं कराया। Moreover, ARC filed the application directly with the NCLT without serving a notice to the corporate debtor registered office. लो जी, डायरेक्टली एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाल दी बिना उस नोटिस को सर्व किए कॉर्पोरेट, अपना कॉर्पोरेट डेटर को और फिर दूसरा हमारा आईबीबीआई को। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या, डिस्कस वेदर द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एआरसी प्राइवेट लिमिटेड इज मेंटेनेबल। आंसर इज नो। ये एप्लीकेशन सही नहीं है, एप्लीकेशन सही नहीं है। इसने दो बातें फुलफिल नहीं की। पहली बात ये फुलफिल नहीं की जो उसको लोन असाइन हुआ उस असाइनमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए था। दूसरी बात ये फुलफिल यहां पे उसने नहीं की कि भाई साहब जो यहां पे एप्लीकेशन उसने यहां पे डाली है उसने डायरेक्टली डाल दी है, बट डायरेक्टली से पहले मतलब एनसीएलटी के पास जाने से पहले कॉर्पोरेट डेटर और फिर जो हमारा यहां पे निकल के आता है क्या नाम है उसका आईबीबीआई, उनको भी एप्लीकेशन जानी चाहिए थी। तो अंडर रूल नंबर 4 ऑफ आईबीबीआई ये एप्लीकेशन सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे कह रहे हैं व्हाट स्पेसिफिक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद एंड वुड बी लाइकली टू रिस्पॉन्स टू द एनसीएलटी। मतलब कौन कौन सी उसने बातें फुलफिल नहीं की और एनसीएलटी को क्या रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। वुड द ओमिशन ऑफ सर्विंग ए नोटिस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी, बिल्कुल जी। और कैन बी क्योर्ड, क्योर्ड तो हो सकती है, क्योर की कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना रेक्टिफिकेशन 7 दिन के अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सपोर्ट योर आंसर विद रीजनिंग। अब ये पूरी केस स्टडी है जी। अब देख लो यहाँ पे आंसर। तो पहली बात तो यहाँ पे 4.2 कहता है कि आपको लेटर ऑफ असाइनमेंट जमा कराना जरूरी है। तो फेल कर दिया सबमिट करने के, तो द गोज टू रूट ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि वैलिड, मतलब एक वैलिड प्रूफ है आपके पास, क्या वहां पे जाके अपील कर सकते हो। बिकॉज विदाउट इट एआरसी कैन नॉट प्रूव इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। मतलब उसके बिना वो प्रूफ कर ही नहीं सकता ना कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। भाई हम कैसे मान ले तेरी बात कि तेरे को लोन असाइन हुआ था, वो एग्रीमेंट कहां पे है, इसलिए एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। सेकंड, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो उसने कंप्लीट नहीं की, 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की। पहली बात तो असाइनमेंट लेटर और दूसरी बात जो उसने कॉपी जमा नहीं कराई एनसीएलटी से पहले, उन दोनों कुछ। अब इफेक्ट ऑफ ओमिशन क्या पड़ेगा, तो ओमिशन ऑफ असाइनमेंट डीड इज सब्सटेंसिव। विदाउट प्रूफ ऑफ असाइनमेंट एआरसी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इट्स स्टेटस एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, एप्लीकेशन लाइबल टू बी रिजेक्टेड। फिर एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। द ओमिशन ऑफ सर्विंग्स टू कॉर्पोरेट डेटर इज प्रोसीजरल। NCLT may allow rectification since principle of natural justice required debtor to get copy before admission. Hence application is defective. ये बात तो कंफर्म है कि एप्लीकेशन डिफेक्टिव है। Would be returned for rectification under 7.5। याद है ना 7.5 में रेक्टिफिकेशन के लिए जाती है। But not outright dismiss if correctly timely। अगर टाइमलाइन मतलब अगर करेक्ट कर ली है टाइमली तो फिर गवर्नमेंट कह रही फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर एप्लीकेशन जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर 7 दिन के अंदर वो अपने रेक्टिफिकेशन कर ली है। तो कंक्लूजन, एआरसी प्राइवेट लिमिटेड मस्ट रीफाइल विद द असाइनमेंट एग्रीमेंट एंड प्रूफ ऑफ सर्विस टू कॉर्पोरेट डेटर, अदरवाइज द एप्लीकेशन विल नॉट बी एडमिटेड। देखो केस स्टडी बन गई भाई साहब। इस तरह से तुम्हारे एग्जाम के अंदर केस स्टडी बन सकती है इस सेक्शन 7 के अंदर से। तो ये सारी बातें ध्यान में देनी जरूरी है कि सेक्शन 7 के प्रोसीजरल पार्ट क्या है, ठीक है ना। ये नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, वो इसी में से केस स्टडी इसी तरह से बना के फ्रेम कर देंगे कि बताओ इसने सही किया या नहीं किया। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब अगला पॉइंट है 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर। 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। पीकेआर बैंक हो गया, एलएमएन म्यूचुअल फंड हो गया एंड आरएसटी इंश्योरेंस कंपनी हो गया। जॉइंटली, ध्यान रखना, जॉइंटली होल्ड फाइनेंशियल डेट अगेंस्ट UVW Limited, that is corporate debtor. They decide to jointly file an application under section 7. Jointly file करेंगे। However, क्या हुआ, each creditor file its own separate form number 1 without nominating a single creditor to act on the behalf of all। अच्छा,
द जॉइंट फाइलिंग इज अकम्पेन्ड विद मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट 25,000 ईच, दैट इज 75,000, पागलों वाली बात कर रहे हैं। द सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ओनली टू IBBI बट फॉरगेट टू सर्व इट टू कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर ऑफिस, ये भी गलत कर दिया। तीनों चीजें गलत हैं जी, तीनों चीजें गलत हैं। क्वेश्चन क्या है? एनालाइज वेदर द एप्लीकेशन इज वैलिड ना व्हेन फाइल्ड इन सेपरेट फॉर्म इंस्टेड ऑफ सिंगल फॉर्म, सिंगल फॉर्म ही जाएगा, सेपरेट नहीं जाएगा। फीस भी एक जाएगी, फीस भी 3 बार नहीं जाएगी। एग्जामिन इफ पेमेंट ऑफ मल्टीपल फी इंस्टेड ऑफ वन प्रिस्क्राइब फी अफेक्ट द एडमिसिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये बात और सुनना, अगर तुम सोच रहे हो तो जो तुमने ज्यादा फीस पे कर दिया रिफंडेबल भी नहीं है, ये फीस रिफंडेबल भी नहीं है भाई साहब, फीस रिफंडेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने एक्सेस पे कर दी, गलती आपकी है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नॉन सर्विस ऑफ एप्लीकेशन टू कॉर्पोरेट डेटर, कैन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट सच एप्लीकेशन? यस, अगर वो रेक्टिफाई कर देगा 7 दिन के अंदर अंदर तो एप्लीकेशन एडमिट करने की सोच सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन एडमिट करने की नहीं सोच सकते, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो तो भैया रूल 414 इन ए जॉइंट एप्लीकेशन क्रेडिटर मे फाइल जॉइंटली इन फॉर्म 1 एंड दे मे कॉम्बिनेट वन अमंगस्ट देम टू एक्ट ऑन बिहाफ। तो फाइलिंग सेपरेट जो है विदाउट नॉमिनेटिंग वॉयलेट 4 सच फाइलिंग्स डिफेक्टिव, एनसीएलटी विल नॉट एडमिट अंटिल डिफेक्ट इज क्योर, मस्ट कंसोलिडेट इनटू वन फॉर्म नंबर 1 विद वन नॉमिनी। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, मल्टीपल फीस, एक ही फीस जाएगी जी। और देखो फिर यहाँ पे फीस जो है वो रिफंडेड भी नहीं होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। एडमिसिबिलिटी इज अनअफेक्टेड एज लॉन्ग मिनिमम प्रेस्क्राइब फीस इज फीस, ऑब्वियस बात है 25,000 तो पे कर ही दिए ना भाई, आपने 75 दिए, मुद्दा बस यह कि 50,000 रिफंड होगी नहीं होगी, 25 तो पे कर ही दिए, तो उसमें एडमिसिबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉन सर्विस तो भैया ये जाना चाहिए था, सिंस ओनली IBBI सर्व कॉर्पोरेट नॉट इन्फॉर्म दिस वॉयलेट, आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट कर दिया, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से कॉर्पोरेट को देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, तब जाके ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिफेक्टिव है बट क्योरेबल है, मतलब इसको सही किया जा सकता है। NCLT would direct creditor to consolidate in form 1, nominate one representative and ensure service of corporate debtor after compliance the application may be admitted। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब कर ले ऑन बिहाफ ऑफ अदर फाइनेंशियल, पैसे तो ज्यादा मिल ही रहे हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो जो प्रोसीजर बने उस प्रोसीजर के बेस पे चलना चढ़ेगा ना भाई, ये थोड़ा कि 5 फॉर्म नंबर 1 आ गए, 5 में से एक एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर जॉइंटली फाइल कर रहे हो तो जॉइंटली का मतलब ही क्या रह गया, फिर आप इंडिविजुअली फाइल कर लो। मैं अगर अलग अलग फॉर्म देने हैं फिर जॉइंटली का मतलब क्या, जॉइंटली का तो एक फॉर्म आएगा ना यार। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 45 बच्चा एक चीज मुझसे बोलना चाह रहा है, तो क्या हम याद नहीं स्कूल में क्या करते थे, तो एक पेपर पे वो लिख के फिर सबके साइन करवा लेते थे और फिर एक बंदा वो देने आता था, ये तो करते थे। 45 लोगों को अगर कोई बात मुझे बोलनी है तो 45 लोग सेम बात अलग अलग आके बोलेंगे, बताओ कितना अजीब लगेगा। सेम बात बोलनी है तो उस बात को एक पेपर पे लिख दो, 45 लोग साइन कर दो, एक बंदा मेरे को देने के लिए आ जाओ, काम खत्म हो गया। क्लास का एक मॉनिटर होता था ना, तो पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट करता था ना, वही सेम बात यहां पे निकल के आ रही है। अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहां पे क्या है, अब वो कह रहे हैं सनराइज, ध्यान से, सनराइज बैंक, हाँ जी, वो कह रहे हैं सनराइज बैंक सैंक्शन ए टर्म लोन ऑफ 40 करोड़ टू डेल्टा लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर, डेल्टा लिमिटेड डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ 1 अप्रैल 2023, सनराइज बैंक फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ IBC बिफोर NCLT ऑन 15 जून। ओके, instead of filing a certified copy of entry from banker, the bank attach only an internal Excel sheet printout showing the default। ना ये नहीं हो सकता जी, साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक को अपनी सर्टिफाइड कॉपी अटैच करनी पड़ेगी स्टेटमेंट की, तब जाके मान जाएगा। अब उसने कोई इंटरनल एक्सेल शीट, ये मेरी समझ से परे है। बैंक ऑल्सो प्रपोज मिस्टर एक्स एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज IR, ठीक है। नो ऑर्डर एंड कोर्ट ट्राइब्यूनल इज अटैच, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये गलत कर दिया ना, तो भैया इसने तो कोई भी कंडीशन नहीं की यहां पे जी। तो क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द एप्लीकेशन सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ 73A एंड रेगुलेशन 2A, आंसर इज नो। आंसर इज नो। वुड एक्सेल शीट प्रिंट आउट क्वालिफाई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्री इन बैंकर्स बुक, आंसर इज नो। व्हाट इज लाइकली डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने रेक्टिफाई नहीं की विद इन टाइम, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। देखना यहाँ पे 73A रिक्वायर्ड रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट,
रिकॉर्डेड विद आईयू, या तो आईयू और सच अदर रिकॉर्ड्स और एविडेंस एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब रेगुलेशन 2A क्या कहती है जी? रेगुलेशन 2A कहती है सर्टिफाइड एंट्री अंडर बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 और कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डर। नो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रिकॉर्ड इज फाइल, ठीक है। Only an Excel printout is attached, which is not certified under 1891 Act, hence requirement is not met. फिर नो एक्सेल शीट जो है इज नॉट एडमिसेबल अनलेस ड्यूली सर्टिफाइड एज पर बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। एनसीएलटी हैज consistently held uncertified statement as inadequate. The adjudicating authority will return the application for rectification, वही until the certified copy of bank entry is furnished the application is not maintainable। अब कंक्लूजन ये है कि डिफेक्टिव है बट क्योरेबल है, 7 दिन के अंदर क्योर करना है, नहीं होगा तो फिर एप्लीकेशन जो होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी बातें समझ में आत रही या नहीं आत रही? पक्का पक्का बतात रही? पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारी पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो जी, कह रहा है ओमेगा, हाँ जी, ओमेगा फाइनेंस लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना, ओमेगा फाइनेंस लिमिटेड ए फाइनेंशियल क्रेडिटर लेंड 20 करोड़ टू जेनिथ लिमिटेड, ठीक है। ऑन डिफॉल्ट ओमेगा फाइनेंस लिमिटेड फाइल ए रिकवरी सूट बिफोर डीआरटी एंड डीआरटी पास एन ऑर्डर ऑन 10 जनवरी 2022 डायरेक्टिंग जेनिथ लिमिटेड टू पे द डेट, ठीक है जी। जेनिथ डिड नॉट अपील विद इन द लिमिटेशन पीरियड, उसने अपील आगे नहीं की, मतलब अपील का टाइम भी जा चुका है। ओमेगा फाइनेंस देन फाइल सेक्शन 7 एप्लीकेशन इन अप्रैल 24 बिफोर एनसीएलटी, ठीक है। द एप्लीकेशन अटैच ओनली डीआरटी ऑर्डर वेयर अपील पीरियड हैज बीन एक्सपायर, नो बैंकर बुक एंट्री और नो आईयू, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नेम इज मेंशन। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो क्या डीआरटी का ऑर्डर ही सफिशिएंट है? याद है मैंने कहा था 3 में से एक भी चीज अगर फाइल कर दोगे हम ये मान लेंगे डिफॉल्ट हुआ है, या तो किसी कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, या फिर वो सर्टिफाइड कॉपी आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। और तीसरा फिर यहां पे निकल के आता सर्टिफाइड कॉपी बैंकर का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और हाँ आपका वो हो गया, क्या नाम है, आईयू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। मान लो यहां पे आईयू नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, बट डीआरटी का ऑर्डर आ चुका है ना, तो अगर डीआरटी का ऑर्डर आ चुका है वही अकेला प्रूफ है कि हाँ भाई डिफॉल्ट हुआ था। तो does submission of DRT order alone fulfill the requirement of 73A read with regulation to? Answer is yes, 3 में से कोई भी एक चलेगा। What if Zenith Limited argue that no bank record were filed, hence the application defective? Answer is no, गलत कह रहे हैं, एक भी चीज होगी तो ओके है। Should NCLT admit application? बिल्कुल जी, एप्लीकेशन एडमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो जी, Regulation 2B specify allow order of court or tribunal adjudicating non-payment of debt where appeal pending period has been expired as valid evidence of default। फिर argument of Zenith Limited is untenable, मतलब सही नहीं है। Law provide alternative evidence either banker's book or court or tribunal order। Bank record are not mandatory if valid tribunal order is attached। NCLT should admit the application as all requirements 7(3) are satisfied। Record of default DRT order, name of IRP दिया है, other specified information furnish है। तो कंक्लूजन जो है एप्लीकेशन वैलिड है, मेंटेनेबल है, एप्लीकेशन जो है वो एडमिट की जा सकती है। हम आपको बार बार कह रहा हूं सर, एक बार ध्यान रखना, आज हमारी आईबीसी की 14 क्लास है, अप्रोक्सीमेट 40-45 क्लास होंगी रिवीजन क्लास। तो इन सारी क्लास का फायदा जीरो है, बिल्कुल जीरो फायदा है अगर आप घर में जाके केस स्टडी को लिख के नहीं देख रहे, नहीं लिख के देख रहे, ये सारी केस स्टडी बेकार है। सारी मेहनत मेरी तो चलो बेकार है ही है, आपकी मेहनत भी सारी बेकार हो जाएगी सर, ये बात ध्यान रखना। अगर आप घर जाके इसको लिखने की हैबिट नहीं डाल रहे, और अगर आप अपने मन में ये डाउट डाल रहे हैं क्या केस स्टडी एग्जाम के अंदर बन सकती है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, यू नेवर नो पेपर कहां से बनेगा, ठीक है ना। यू नेवर नो पेपर कहां से बनेगा, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और प्रोविजन अगर अच्छे से दिमाग में घुसाने हैं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दीजिए। हाँ, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तभी तो ये चलेगा भाई। अगर अपील का टाइम है फिर तो वो आगे अपील नहीं कर सकता। अपील का टाइम खत्म हो गया तभी तो उसको हमने प्रूफ माना कि सामने वाले बंदे ने अपील नहीं की। अपील नहीं की मतलब उसको पता था कि हाँ भाई डिफॉल्ट हुआ है, नहीं तो सामने वाला बंदा अपील करता। तो वही तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर तभी हम प्रूफ मानेंगे अगर अपील का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है।
क्योंकि नहीं तो वो अपील कर देगा ना फिर आगे जाके, तो बिल का टाइम खत्म हो चुका है, तब हम कंफर्म मान लेंगे एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है। आगे देखो जी, अब यहां पे देखो एबीसी बैंक, हाँ जी, एबीसी बैंक file an application under section 7 against MNO limited on 1st June 24. The application was complete in all aspects, supported with certified copy bank entry, ठीक है। NCLT issue notice to MNO limited but did not pass any order admission or reject until 15 जुलाई, ठीक है, that is 44 days later. MNO argue that since NCLT did not act within 14 days as mandate under section 7(4), the application is automatically deemed rejected. Is the application deemed rejected due to delay beyond 14 days? Answer is no. वैसे तो वहां पे शेल लिखा है, वैसे प्रोविजन में शेल लिखा है, बट याद करो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है 14 डेज के टाइम लिमिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है। तो अगर रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट मानूंगा तो 14 डेज से ऊपर भी टाइम लिमिट लग सकती है जी। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एनसीएलटी इफ इट इज फेल टू पास ऑर्डर विद इन 14 डेज, ठीक है जी। व्हाट विल बी द लीगल आउटकम इन दिस केस, अब यहां पे चेक करना, तो उसने बोला नो, ये जो है वो डायरेक्टरी है, नॉट मैंडेटरी, नॉन डिसीजन विद इन 14 डेज डज नॉट कॉज ऑटोमेटिक रिडक्शन, ऐसा कहीं नहीं लिखा जी। The proviso clarify NCLT does not decide within 14 days, it must record the reason, वही बात आ गया ना आपको, मैंने कहा था कि अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको रीजन, hence the obligation to give reason not to reject the application automatically. Application remain alive and pending, NCLT must admit or reject after satisfaction under 7(5). Delay does not extinguish क्रेडिटर राइट्स, अगर डिले हो रहा है तो इट डजंट मीन क्रेडिटर के राइट खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि 14 डेज जो है वो रिकमेंडेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन इज नॉट टाइम बार्ड बाय लैप्स 14 डेज, एनसीएलटी मस्ट डिसाइड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट इवन बिलेटली बट शुड रिकॉर्ड रीजन फॉर द डिले। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पे आओ, नेक्स्ट क्या है देखो आगे, PQR फाइनेंस फाइल सेक्शन 7 एप्लीकेशन अगेंस्ट STU लिमिटेड, क्लेम डिफॉल्ट 25 करोड़, एविडेंस सबमिट किया, सर्टिफाइड कॉपी, अच्छी बात है, अच्छा सर्टिफाइड कॉपी दे दी, अच्छी बात है, नो IU नहीं है, कोई बात नहीं, सर्टिफाइड कॉपी चलेगी, कोई बात नहीं, सर्टिफाइड कॉपी चलेगी। अब क्या है, STU ऑब्जेक्ट करता है एनसीएलटी को, द डेट हैज बीन रिस्ट्रक्चरिंग अंडर एन इनफॉर्मल सेटलमेंट प्लान, हेंस नो डिफॉल्ट एग्जिस्ट, ऐसी की तैसी। Since no IU was filed, NCLT cannot ascertain default within 4, ऐसी की तैसी, एक डिफॉल्ट अगर एक एविडेंस है ना तो सब कुछ ओके है। अब यहां पे देखो जी, कैन ए रिजेक्ट द एप्लीकेशन ओनली बिकॉज नो IU, ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकता जी। सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है, तो सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है तो प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट आ चुका है, तो रिजेक्ट वो कर ही नहीं पाएगा। इज द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वैलिड डिफेंस टू क्लेम नो डिफॉल्ट? आंसर इज नो जी। What criteria critician should give a decision under 7(4)? पहली बात तो ये देख लो, अगर सिर्फ IU नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है तो उसके बेस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। Unless the restructuring plan is duly executed, binding and perform, the corporate debtor remain in default। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तक पूरा कोई प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, ठीक है जी, कोर्ट ने कहा अब ये मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन हो चुका है, उसके बाद की बात अलग है, ठीक है ना। अगर कोई तुम्हारा प्लान चल रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसके बीच में भाई साहब डिफॉल्ट है। ए मेयर प्रपोज्ड और इनफॉर्मल प्लान डज नॉट इरेज द फैक्ट ऑफ नॉन पेमेंट, हेंस डिफेंस इज वीक। द सोल क्राइटेरियन ऑफ 7(4) इज वेदर डिफॉल्ट एग्जिस्ट और नॉट। इफ डिफॉल्ट इज एस्टेब्लिश थ्रू बैंक एंट्री, ए मस्ट एडमिट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7(5)(a। क्या बात समझ में आ रही है जी आपको? ठीक है जी, अब यहां पे आओ, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट केस स्टडी है, उसके बाद हमारा सेक्शन 7 में मॉड्यूल में भी कुछ केस स्टडी दी हुई है, वो भी हम देखेंगे। अब यहां पे एक बार चेक करना क्या है, XYZ बैंक फाइल एप्लीकेशन अंडर 7(2) अगेंस्ट अल्फा लिमिटेड फॉर डिफॉल्ट ऑफ 60 करोड़, एप्लीकेशन इज अदरवाइज कंप्लीट एंड सपोर्टेड बाय प्रॉपर बैंक एविडेंस, अच्छी बात है। XYZ बैंक प्रपोज मिस्टर ए द IRP, ठीक है, हाउएवर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट IRP। भाई साहब अब क्या है, मतलब वो डिफॉल्ट वाली सारी बातें क्लियर है, बट जो उसने आरपी का नाम, मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसका नाम दिया एज IRP बनने के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसके अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग चल रही है, अपने आप बोल दो जी। याद है जब हमने सेक्शन 7 पढ़ा था तो एंड लिखा था,
जब हमने सेक्शन 7 पढ़ा तो क्या लिखा था, एंड लिखा था कि कोई उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चल रही होनी चाहिए, तभी जाके एप्लीकेशन एडमिट कर सकते हैं, नहीं तो एडमिट नहीं कर सकते। देखो यहां पे जो कैन द एनसीएलटी एडमिट द एप्लीकेशन इवन इफ डिफॉल्ट इज प्रूव एन एप्लीकेशन इज अदरवाइज कंप्लीट ना भैया, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही होगी तब जाके एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्प्ले प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आईआरपी, एप्लीकेशन एडमिट ही नहीं हो सकती। व्हाट ऑप्शन आर अवेलेबल टू ए इन सच केस, रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, जिसको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। देखो री डिफॉल्ट एज अकर, एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग आईआरपी के अगेंस्ट नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सिंस प्रोसीडिंग आर पेंडिंग मिस्टर ए, वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल, तो एप्लीकेशन जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ डिस्प्ले प्रोसीडिंग, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफ डिस्प्ले एक्शन इज पेंडिंग प्रपोज आईआरपी इज डिस्क्वालीफाई, एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड विद आईआरपी नेम, विदाउट आईआरपी नेम, क्योंकि बिना आईआरपी के नेम के सेक्शन 7 की एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो सकती। ऑप्शन क्या है, ए कैन नॉट रिजेक्ट एप्लीकेशन आउटराइट, डिफॉल्ट इज प्रूफ, ठीक है। ए में ईदर डायरेक्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर टू प्रपोज अनदर आईआरपी और रिक्वेस्ट आईबीबीआई, ठीक है, टू नॉमिनेट एन ऑल्टरनेटिव आईआरपी एज पर आईबीसी फ्रेमवर्क। तो कह रहा है एप्लीकेशन इज एडमिसिबल इन सबस्टांस सिंस डिफॉल्ट एग्जिस्ट बट आईआरपी नीड रिप्लेसमेंट, एनसीएलटी विल नॉट डिसमिस बट विल सीक ऑल्टरनेटिव आईआरपी। ऑब्वियस सी बात है। और फिर दूसरे आईआरपी का नाम पूछेगा ना कि दूसरे आईआरपी का नाम बताओ, क्योंकि आईआरपी का नाम देना जरूरी है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन में एडमिशन से पहले, बस ये पर ध्यान दो। तो वो नाम को दूसरा देना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब 7 दिन के अंदर आपको रेक्टिफाई करके दूसरा नाम बताना पड़ेगा कि कोई दूसरा आईआरपी जो है वो कौन बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर पॉइंट बी समझ में नहीं आया मेरे बच्चे। पॉइंट बी ये है, वो कह रहा है एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहा है, तो कह रहा है अगर एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहा है तो उसका मतलब ना डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कोई अमलगमेशन करने की सोच रहे हैं, कोई मर्जर करने की सोच रहे हैं। जब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एग्जीक्यूट होगा तभी तो बात बनेगी ना। अब तुम्हारे दिमाग में ख्वाब आ रहा है कि हम अमलगमेशन करेंगे, मर्जर करेंगे, तो फिर सारा पैसा चुका दिया जाएगा। जब पैसा चुका देंगे तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं होगा। गवर्नमेंट करी भाई रुक 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 रुक, अपने ख्वाबी पुलाव को नीचे लेके आ। क्या ये प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है? नहीं। तो अभी तुम्हारा प्रपोज्ड है, इंटरनल कोई प्लान चल रहा है कि तुम रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हो, तो इट डजंट मीन ना कि डिफॉल्ट ही नहीं हुआ। तो डिफॉल्ट तो हुआ ही है ना। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कैसे खत्म करेगा डिफॉल्ट को? जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जी। तो वो यहां पे कहना चाह रहे हैं जी। ठीक है जी। तो अब एक बार यहां पे आ जाओ, ये आपका मॉड्यूल है, इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं। देखो जी, ये तो फॉर्म नंबर 1 है। अब यहां पे देखना, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है। कह रहे देयर आर 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर, एएम बैंक, बीएन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सीपी बैंक ऑफ XYZ लिमिटेड। An application for initiation CRP has to be made against XYZ Limited as it has made default in repayable debt of AM Bank 70 लाख और BN Financial Institution 50 लाख. However, there is no default in repayment of debt CP Bank having outstanding of 30 lakh. Answer the following queries. बताओ जी क्या है? Can CIRP be initiate against XYZ Limited? Answer is yes. कर सकते हैं, जॉइंटली कर सकते हैं जी। 70 और 50 1 करोड़ 20 लाख हो गया, 1 करोड़ से ऊपर है, आप जॉइंटली एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हो। फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा, फीस भी एक बार आपको जमा करानी पड़ेगी। CRP can be initiated against XYZ Limited by a financial creditor as it has committed default in repayment of debt worth 1.2 crore 70 plus 50. Whereas section 4 of the code provide that CRP can be initiated against corporate debtor if commit default 1 crore or more. Section 7 of the code state that financial creditor either by itself or jointly with other financial creditor or any other person on behalf of financial creditor as the case may be notified by central government may file application for initiation CRP against corporate debtor before NCLT when a default has occurred in payment of financial debt by financial creditor. For the purpose of 7.1, a default include a default of financial debt owe not only to applicant financial creditor but any other financial creditor of the corporate debtor.
Therefore, as joint application is permitted, default of both financial creditor will be club for knowing whether it has committed default in repayment of debt of 1 crore or more. वही सेम बात यहां पे लिख रखी है। ठीक है, अब देखो अगला वही क्वेश्चन है जो कल हमने केस स्टडी की थी, जो कल बच्चे जिन्होंने क्लास देखी थी ना, अगला क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगेगा। कह रहे हैं कैन सीपी बैंक इनिशिएट सीआरपी अगेंस्ट XYZ। अब सीपी बैंक ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, सीपी बैंक का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट उन दोनों ने किया है। क्या सीपी बैंक एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है? कर सकता है। याद है ये कल ही तो हमने केस स्टडी की है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी कि जो एप्लीकेशन डाल रहा है उसका डिफॉल्ट करना जरूरी नहीं है, दूसरे अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने डिफॉल्ट किया तो भी यहां पे चलेगा जी। तो देखो यहां पे जी, सीपी बैंक कैन इनिशिएट सीआरपी अगेंस्ट XYZ लिमिटेड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 7(1) प्रोवाइड दैट for the purpose of this subsection a default include a default in respect of financial debt or not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor। यही केस स्टडी हमने कल भी डिस्कस की थी कि चाहे उसने डिफॉल्ट नहीं किया बट फिर भी वो एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहा है उसका डिफॉल्ट हम चेक तो करेंगे, बट अगर नहीं भी है, अगर वो दूसरे का डिफॉल्ट है और 1 करोड़ उससे ऊपर का है तो एप्लीकेशन ओके कर सकते हैं जी। ये कल हमने केस स्टडी डिस्कस की थी ऐसे वाली। वेदर AM बैंक और BN फाइनेंशियल हैव टू फाइल जॉइंट एप्लीकेशन और दे मे फाइल इंडिविजुअली। तो भैया ऑब्वियसली बात है जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। वैसे इंडिविजुअली फाइल कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल डिफॉल्ट की बात हो रही हो। तो यहाँ पे सेक्शन 7 AM बैंक कैन फाइल एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआरपी इंडिविजुअली और जॉइंटली टू, मतलब जॉइंटली 70 और 50 1 करोड़ 20 लाख हो गया, ठीक है ना। तो वो जॉइंटली एप्लीकेशन यहां पर फाइल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को मिलाकर एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही बार फीस यहां पे जमा करानी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन अब यहां पे कह रहे हैं जी, लास्ट क्वेश्चन अब यहां पे कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन है कह रहा है वेदर ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अंडर द कोड। आंसर इज नो। आंसर इज नो। पावर ऑफ अटॉर्नी से कुछ नहीं होगा, असाइनमेंट लेटर चाहिए, ट्रांसफर लोन की आपने उसका एग्रीमेंट चाहिए जी। पावर ऑफ अटॉर्नी कहीं नहीं लिखा हुआ जी। मैं पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे रहा हूं ये मैटर नहीं करता, मैंने लोन तुम्हें असाइन कर दिया या मैं तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो बात एक अलग है। आप चेक करो सेक्शन 7 में कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पॉइंट नहीं लिखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो तुम एप्लीकेशन फाइल कर, तो मुझे तुम्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब मैं तुम्हें अपॉइंट करूंगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि तुम मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करोगे। तो अगर यहां पे चेक करोगे यहां पे देखो एनसीएलटी कहती है पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपिटेंट टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर or operational creditor or corporate applicant. NCLT held that power of attorney is not authorized to present application for CRP under 7, 9, 10. It is only authorized representative duly authorized by board resolution who are eligible to present the same. मतलब जो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज किए जाएंगे वही लोग उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो दो मेरे बच्चों, बोल दो। सर इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, अगर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडिविजुअल करना चाह रहा तो नहीं कर पाएगा, 70 लाख का उसका डिफॉल्ट है, ठीक है ना। बट अगर टोटल डिफॉल्ट मिला के 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो उस केस में वो एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है जी। भाई अगर मान लो मेरा डिफॉल्ट 70 का है, दूसरे का तो 50 का है ना, तो भैया अगर मैं एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहा हूं तो दूसरे के लिए भी कर रहा हूं, 70 और 50 कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट है, आप एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हो जी। अब यहां पे है वेदर एनसीएलटी इन एक्सरसाइज द ऑफ इनहेरेंट पावर कैन कन्वर्टेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड by an operational creditor to make application under section 7 of the code by a financial creditor। अब इस पॉइंट को हम यहां पे डिस्कस करेंगे जब मैं तुम्हें कराऊंगा सेक्शन नंबर 8 और 9। ये 8 और 9 से पॉइंट कनेक्ट करेगा, इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे।
तो अब ये मान के चलो कि अब जाके हमारा सेक्शन 7 पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब जाके हमारा सेक्शन 7 हमने पढ़ लिया, उसकी हमने केस स्टडी भी सारी हमने डिस्कस कर ली है, जितनी केस स्टडी बन सकती थी। ठीक है, वो सारी की सारी केस स्टडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब जाके सेक्शन 7 मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9। ये बात करेगा ऑपरेशनल क्राइटर की। ये बात किसकी करेगा कि ऑपरेशनल क्राइटर जो हैं वो एप्लीकेशन कैसे इनिशिएट करेंगे, किस तरह से इनिशिएट करेंगे, कौन कौन से फॉर्म नंबर होंगे, ये सारी की सारी बातें हमारी सेक्शन नंबर 8 और 9 में यहां पे निकल के आ रही हैं। ठीक है जी, डन, लोग करें इसको जी। अब आप एक काम करेंगे, सेक्शन नंबर 8 और 9 एक बार घर से रीड करके आएंगे। आपने बस एक काम करना है, 8 और 9 एक बार अपने घर से रीड करके आना है और कल वाली क्लास में हम पूरा खत्म करेंगे। चाहे क्लास कल हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है, बट कल हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस एक बार आप पढ़ के आओगे तो मैं दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा, तो 8 और 9 तुम्हारा कल ही खत्म हो जाएगा। तो कल इसको हम पैकअप करेंगे, फिर परसों हम करेंगे कि अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने खुद एप्लीकेशन डालनी है तो वो कैसे इनिशिएट करेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, चलो। और कल हमारी क्लास सेम टाइम पर है। कल हमारी क्लास जो है वो सेम टाइम पर है, सुबह 9 बजे। कल हम मिलने जा रहे हैं दोबारा से और सेक्शन नंबर 8 और 9 को हम यहां पे रिवाइज करेंगे विद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करें, हो सके तो कमेंट जरूर करें अगर आपका मन करता है तो। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं केस स्टडी ग्रुप में डाल रहा हूं जी, मैं केस स्टडी ग्रुप में डाल रहा हूं आपके, जो हमने आईबीसी वाला ग्रुप बनाया हुआ है।